कि एक बार अगर आपको हुकूमत मिल जाए तो 6 महीनों में मईशत को ठीक कर देंगे, मगर 8 माह गुजर गए। आपने वजीर खजाना भी बदल लिया। जो नहीं कर पा रहे, जो आपसे काम नहीं हो रहा, वो है मईशत की बहाली। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये मसला हल नहीं होगा। और ये नून के मेंबरान मुफ्ती इस्माइल खुद ये कह चुके हैं कि उनके इकनॉमिक पॉलिसी में मसला नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। घड़ी की क्या करप्शन है? अगर खान के ऊपर और खान की टीम पे वाकई डॉक्टर फिजा बड़े पैमाने के करप्शन के केसेस होते, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये हुकूमत एक सेकंड भी ना चुप करती, सुबह से रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और नाचती रहती। 97 के इमरान खान की वो तकरीरें याद हैं कि वो हमेशा उन्होंने ये बात की है कि जब भी इनके ऊपर हाथ डाला जाएगा ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस वक्त ये अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। IMF की कड़ी शराइत ने बाकायदा पाँव में जंजीरें पहना दी हैं। हमें सैलाब से बहाली के लिए फंड्स चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ पिछली हुकूमत के हाथों की गई माशी तबाही और इसके नतीजे में महंगाई का बोझ है। ये एतराफ़ जुर्म किया PDM के नामजद करदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। सक्कर हैदराबाद मोटरवे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मंसूबा तवील ताख़ीर का शिकार रहा। इसकी वजूहात में जाना ज़रूरी भी है, लेकिन ये मौका नहीं है, वरना रंग में भंग पड़ जाएगा। जबकि वज़ीर आज़म साहब अपने खिताब में माशी बहाली की मईशत का रोना रोते दिखाई दिए। कैसे रो रहे थे, मईशत का रोना, अपने खिताब में उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। जी, तो वज़ीर आज़म साहब, आप तो कहा करते थे कि आपको हुकूमत अगर मिली तो 6 महीनों में सब ठीक कर देंगे ऐसे, और आपके दावों से तो मतलब निकलता था कि पता नहीं 150 में मिलने वाला जो पेट्रोल है वो आपके आने के बाद आवाम को 120-130 रुपए का मिलने लगेगा। और वज़ीर आज़म साहब, आपके दावों से तो बाकायदा ये समझा जाता था कि आटा दरामद करने की बजाय हम बरामद करना शुरू कर देंगे। आपके दावों से लगता था कि हमारी जो दरामदात है उसमें कमी और बरामदात में बाकायदा इजाफा हो जाएगा जैसे ही आप आएंगे। और वज़ीर आज़म साहब, आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, यही तो आपके मुखालिफिन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया करता था कि ये बंदा कौन सा फॉर्मूला लगाएगा जिससे सब ऐसे चुटकियां बजाएगा। मगर अब सबको समझ आ गई। अब 8 महीने गुजरने के बाद सबको अच्छी तरह से समझ आ गया है कि आपके दावों पर हमने एक सेगमेंट तैयार किया है, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मुलाहिजा कीजिए, वज़ीर आज़म साहब सिर्फ 8 माह पहले मुल्क की मईशत अपने पाँव पे खड़ी थी, मगर इक़्तिदार की लालच में PDM में शामिल सियासी जमातों का टोला साजिश रचाकर बैरूनी मुदाखलत का सहारा लेकर घुस बैठा। वज़ीर आज़म साहब, ये वो वक्त था जब कोरोना वबा के बाद दुनिया भर में महंगाई की लहर अपने उरूज पर थी। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, मगर उस वक्त के वज़ीर आज़म और उनकी टीम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को ब्रेक लगा दी थी। पेट्रोल को 4 महीने के लिए 150 रुपए पे फिक्स कर दिया था। और वज़ीर आज़म साहब, सिर्फ 8 माह पहले दरामदात और बरामदात में तवाज़ुन कायम था। घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सारिफीन को गैस और बिजली मिल रही थी, सनदों का पहिया चल रहा था। वज़ीर आज़म साहब, सिर्फ 8 माह पहले भी तो एक हुकूमत थी ना जो मुल्की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन किए हुए थी, मगर आप उस वक्त भी महंगाई और मईशत की बदहाली का रोना रोते थे और दावे करते थे बड़े बड़े कि एक बार अगर आपको हुकूमत मिल जाए तो 6 महीनों में मईशत को ठीक कर देंगे, मगर 8 माह गुजर गए। आपने वजीर खजाना भी बदल लिया, काबीना अरकान की सेंचुरी भी मार दी और अपने खानदान और इत्तेहादियों के करप्शन केसेस में रिलीफ भी ले लिया। अपने मफरूर बेटे को वतन वापस बुला लिया और उनकी जमानत भी करवा ली। आपके वजीर दाखिला ने अपने ऊपर बनने वाले आमदन से जायद असासा जात केस को बंद भी करवा दिया बाकायदा, और नैब कवानीन में जो मनपसंद तरामीम है वो भी कर लिया आपने। अपने कायद और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब को सिफारती पासपोर्ट से भी नवाज दिया गया। वजीर आज़म साहब, आप सियासी मुखालिफिन से इंतकाम भी ले रहे हैं, अपने खिलाफ बोलने वाले सहाफ़ियों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना भी बना रहे हैं, सूबाई हुकूमतों के फंड्स रोककर सूबों के अवाम के हकूक़ का इस्तेहसाल भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी या आपकी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत जो नहीं है। ये सब कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर पा रहे, जो आपसे काम नहीं हो रहा, वो है मईशत की बहाली। अगर आपने सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए हुकूमत में आना था ना, तो कम अज़ कम अवाम को झूठे आसरे ना देते, तो शायद आज ये मुल्क पहले से तरक्की कर रहा होता और जो माशी इशारी हैं पहले से ज़्यादा दुरुस्त होते।
मगर आज मुल्क दिवालिया होने को है। बहुत से माहिर माशियात को तो ये भी कहना है कि सिर्फ ऐलान होना बना ख्वास्ता, मुल्क दिवालिया हो चुका है। इसी वाले से जब हमने आवाम से सवाल किया कि क्या मुल्क में जो बढ़ती महंगाई है उससे लगता है कि मुल्क के माशी हालात ठीक हैं, क्या पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, तो आवाम ने क्या जवाब दिया, हमारा सेगमेंट देखिए बोल अवाम बोल। जो ये पीडीएम बैठी हुई है सब बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हमारे आटा जो है ना उसम क्या हाल है हम जानते हैं, चीनी क्या हाल है वो हम जानते हैं। तेल जब लेने जाओ तो वो भी 500 रुपये दो, चीनी वगैरह कुछ नहीं है। क्या करेगा बंदा, बच्चे हैं क्या करेगा बंदा। आवाम महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। जो बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान अब अदायगियों के लिए इंतहाई मुश्किलात का शिकार है और जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं उसकी अदायगी करना मुश्किल हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, अखराजात मज़ीद बढ़ते जा रहेंगे। मईशत जो हमारी जो पैदावार थी यहाँ की, जो बड़ी बड़ी प्याज हुई और अपना इस तरह के और सब्जियाँ हुई, उसकी कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं और ये पता लग रहा है कि वहाँ से बाहर ममालिक से दरामद की जा रही हैं। जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, ठीक है ना, गरीब आदमी तो गरीब से गरीब तर हो रहा है क्योंकि महंगाई इस रूज पर पहुँच गई है कि जो बेचारे मजदूर तबका है तो इनका तो 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो जनाब हालात ये हैं कि अवाम को हुकूमत से अब कोई तवक्को ही नहीं रही। अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और अवाम भी मुल्क में फैली जो बेयकीनी की फ़ज़ा है, सूरत हाल है, इसका फौरी खात्मा चाहते हैं, जिसका वाहिद हल फौरी साफ शफाफ इंतखाबात इलेक्शन है। अब हुकूमत इलेक्शन करवाना नहीं चाहती और माशी हालात देखकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने यह फैसला कर लिया कि असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान 20 दिसंबर से पहले कर देंगे। अब आइंदा 7 रोज़ में किसी भी वक्त ये जो अहम ऐलान है मुतवक्के है और इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज होने वाले एक अहम इजलास में उन्होंने कहा कि जी इसी माह असम्बली तहलील होने जा रही है और हमारी जो सियासत है मुल्क से बालातर नहीं है। अच्छा, मुस्लिम लीग काफ लीग की तहलील के मामले पर एक पेज पर है और काफ लीग अहम इत्तेहादी है, उन्हें अपने फैसले से आगाह कर दिया है और इस सारे अमल का मकसद मुल्क से बेयकीनी का जो खात्मा है वो और एक मुस्तहकम सियासी सूरत हाल कायम करना है और ये उसी वक्त मुमकिन है जब साफ शफाफ इलेक्शन के बाद मुस्तहकम हुकूमत कायम हो। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ मुल्क की सूरत हाल के हवाले से इमरान खान साहब ने आवाम को आगाह किया। क्या कहना था खान साहब का, ज़रा सुनिएगा। अच्छा जी, इमरान खान साहब इस वक्त सियासत से ज़्यादा मुल्की हालात से ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं क्योंकि जो सियासी मैदान है वहाँ पे तो खान साहब के लिए पीडीएम हुकूमत के बनने से बहुत आसानी हो गई है। अब इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी को जवाब देने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी जमात की करप्शन और कारकर्दगी का जो शजरा है वो खोल कर नहीं दिखाना पड़ता और ये जो नून लीग है इसको जवाब देने के लिए नवाज शरीफ और जो शरीफ ख़ानदान है उनका जो कच्चा चट्टा है वो नहीं खोलना पड़ता, या फिर अब मौलाना फजल रहमान साहब की जो हकीकत है बयान करने के लिए किसी सितारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो बुग़्ज़ इमरान खान है उसमें सारा जो सियासी कचरा है वो एक जगह पे जमा हो गया है और इम्पोर्टेड हुकूमत बनाए हुए है जिसके निशाने पर हमेशा PTI रहती है। अच्छा, असद उमर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है और अवाम हक़ाइक़ से आगाह की है, ज़रा चलाइएगा टीम। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जिस महंगाई का सामना इस वक्त मुल्क के अवाम कर रहे हैं, आज से पहले ऐसा महंगाई का तूफान अवाम ने कभी नहीं देखा और इसका एतराफ़ तो खुद हुकूमती वज़रा और इनके तर्जुमान भी करते हैं। बस फ़र्क इतना सा है कि वो अपनी नाहली को छुपाने के लिए सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डाल देते कि खान साहब थे ना, इमरान खान साहब ये करके चले गए। अभी 8 महीने की हुकूमत करने के बाद इनको ऐसी बातें सूट नहीं करती, लेना जिम्मेदारी, ये तो ख़त्म करने आए थे महंगाई। अच्छा, हमाद अज़हर साहब ने इस हवाले से कुछ गुफ्तगू की है, क्या ज़रा क्लिप चलाएगा टीम। अब एक तरफ हुकूमत है जो माशी बदहाली का एतराफ़ तो करती है मगर मुल्क डिफ़ॉल्ट होने का नहीं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है जो ये बताते हैं कि बहुत से रियासती इदारे और सेक्टर्स डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अब ऐसे में वो सियासी जमात जो हुकूमती इत्तेहादी भी नहीं और ना PTI की तरफदारी करती है, यानी जमात इस्लामी, इसके सरबराह क्या कहते हैं और मौजूदा हालात को नज़र से देखते हैं, ज़रा सुनिएगा। जी, तो वज़ीर ख़जाना तब्दील करने के बाद भी अगर महंगाई के ये हालात हैं और मुल्क डिफ़ॉल्ट के हवाले से खुदा न ख्वास्ता से कि खबरें गर्दिश कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जी डिफ़ॉल्ट कर चुका है लेकिन ऐलान होना बाकी है और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी ले नहीं रही है, 8 महीने हो चुके, महंगाई ख़त्म करने आए थे, तो मेरे कैसे हाथ जोड़कर मैं इनसे ये कहती हूँ कि अगर कुछ नहीं ना कर सकते तो आम इंतखाबात की तरफ चलें ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, क्योंकि जो हालात अभी हो गए हैं आप लोगों के आने के बाद और जो चल रहा है और महंगाई होती चली जा रही है, खुदा न ख्वास्ता मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क की तारीख में पहली बार इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से तरक्की करती मुल्की मईशत की तबाही के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं और पाकिस्तान को न सिर्फ इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान का सामना है बल्कि सियासी बहरान और इंतखाबात में ताखीर भी मुल्क को मुश्किलात की जानिब धकेल रही है। अच्छा, शहबाज हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं मौजूदा माशी और सियासी बहरान में इससे मज़ीद इजाफा भी हो रहा है और मुल्क के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं मुसलसल गिरते चले जा रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत अपने बड़े बड़े दावों के बावजूद बरामदात बढ़ाने में भी नाकाम ही साबित हो चुकी, मगर हुकूमत बस एक घड़ी का रोना रो रही है, घड़ी घड़ी घड़ी। अच्छा, वज़ीर आज़म वज़रा आवाम को घड़ी 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 की बजाय अगर अपनी परफॉर्मेंस या कारकर्दगी का सबूत तो क्या ही अच्छा नहीं होता। इन्हीं सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह फरमान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और मारूफ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जैस्मिन मंजूर साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाह फरमान साहब पहले आपकी तरफ आती हूँ, जैस्मिन आपकी तरफ आती हूँ। शाह फरमान साहब, एक जानिब हुकूमत के जो बुलंदो बांग दावे हैं, दूसरी तरफ देखते हैं कि सियासी माशी जो बहरान है मुल्क को मजीद मुश्किलात की दलदल में धकेल रहा है। अच्छा, इमरान खान साहब ने भी तेज़ी से जो गिरती मईशत है उस पर सबको खबरदार भी किया, लेकिन हुकूमत अवाम को सिर्फ दिलासे दिए चली जा रही है, अभी भी ख्वाब दिखाती चली जा रही है। समझ नहीं आ रही कि इनके एतमाद की, कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, क्योंकि अवाम तो रो रही है और महंगाई तो बढ़ती चली जा रही है। देखिए जी, मुल्क को इकनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए या ये सारा जो इकनॉमिक क्राइसिस है इससे निकलने के लिए एक तो पॉइंट ये है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी ये मसला हल नहीं होगा। और ये नून के मेंबरान मुफ्ती इस्माइल ख़ुद ये कह चुके हैं कि उनकी इकनॉमिक पॉलिसी में मसला नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। अब चाहिए क्या? नंबर वन, गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस के जो इंडिकेटर्स हैं कि जिस तरह ट्रेड डेफिसिट पीटीआई की हुकूमत ने कम किया, जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तान ने ट्रस्ट किया और रेमिटेंसेस बढ़े, जिस तरह एक्सपोर्ट बढ़ गई, जिस तरह इंडस्ट्री जो है वो कॉटन इंडस्ट्री बूम कर गई, जिस तरह एग्रीकल्चर के अंदर इम्प्रूवमेंट आ गई, और जिस तरह कोविड के बावजूद 5.7 और आखिर में 6% जीडीपी ग्रोथ हुई, ये तो क्लियर इंडिकेटर्स है। तो मुल्क को चाहिए, अब अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की रेमिटेंसेस मैटर करती है और ज़रूरी है, वो भी इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। गुड गवर्नेंस भी साबित कर दिया है इमरान खान ने। तीसरी बात जो है, जो मुल्क को इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, एक फेडरल पार्टी यानी जो कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के चारों सूबों में मौजूद है, तो मुल्क के इंटीग्रेशन और इकनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की शख्सियत, ये दोनों ज़रूरी है। अब इनकी उम्मीद क्या है? दिन ब दिन ये जो है नीचे जा रहे हैं, और ये इलेक्शन जब नहीं कराते तो वो इसलिए नहीं कराते कि ये रिज़ल्ट से डरते हैं, और रिज़ल्ट से ये इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में नैब के जो तरमीम है वो चैलेंज किए हुए हैं। तो ज़ाहिर है अगर कानून आप लेफ़्ट की तरफ चेंज करें तो राइट की तरफ भी हो सकता है। ये सारे जो तरमीम ये ला चुके हैं ये वापस भी हो सकते हैं, और हिसाब किताब तो होगा, इस तरह तो नहीं हो सकता। तो ये आउट ऑफ फेयर। अच्छा, इनकी जो 13 पार्टियां हैं, इनका मैनिफेस्टो एक नहीं है, इनका प्रोग्राम एक नहीं है, इनका विजन एक नहीं है, पाकिस्तानियों का इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मल्टीनेशनल वर्ल्ड बैंक IMF का इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, दोस्त ममालिक का इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, चैरिटी के लिए पैसे इनको नहीं भेजते। यहाँ तक कि सैलाब के लिए जब सामान बाहर से भेजा गया तो पेरिशेबल मटीरियल, सब्जियां वगैरह भेजी गई कि ऐसा ना हो कि चावल भेजे और वो भी एक दुकानदारों के अंदर तकसीम करे। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ एक बंदा है जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, और सबसे पॉपुलर पार्टी है, और वो ये साबित कर चुके हैं अपने आप को। दूसरी तरफ 32 और यही वजह है कि ये डिले चाह रहे हैं, इंतखाबात का रिस्क नहीं लेना चाह रहे, ठीक है, मजीद वक्त चाह रहे हैं। ठीक है जी, जैस्मिन मैं आपकी तरफ में आना चाहूँगी, शाह फरमान साहब को भी आपने सुना, तो जैस्मिन आपका जो तज्जिया है वो क्या कहता है कि क्या वाकई मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ खुदा ना ख्वास्ता जा रहा है? और इसाक डार साहब के तो सारे माशी जो फार्मूले नाकाम हो गए हैं। सुनने में आता था इसाक डार साहब में बड़े एक्सपीरियंस है, बड़े तजुर्बाकार हैं, आएंगे तो चुटकी बजाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्होंने खुद भी कहा था कि जी 200 से नीचे आ जाएगा डॉलर, तो फिर आया तो नहीं, लोग इंतजार ही करते रह गए। जी, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फिजा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी अपनी दुआ भी है और मुझे ऐसे लगता भी है कि
खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन होगा नहीं इंशाल्लाह ताला। क्योंकि देखिए डिफॉल्ट जब कोई भी मुल्क होता है ना, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल क्रेडिट में अपनी किस्तें वापस नहीं करने के काबिल रहते, रेटिंग्स तो गिरी है, जाहिर सी बात है। डॉलर आपका डीवैल्यू हो रहा है, मतलब है उसके पाकिस्तानी रुपी डीवैल्यू हो रहा है। डॉलर तो खैर नायाब ही हो गया ना। अब आप कह रही थी कि वो 200 पे ले आएंगे, अब तो डॉलर मिल ही नहीं रहा, क्योंकि सब होल्ड करके बैठे हुए हैं और खुदा न खास्ता इस ताक में बैठे हुए हैं कि कहीं उनकी वो डॉलर की कोई रेटिंग जो वो सेट हो तो वो अपना फिर माल निकाले। देखिए सवाल ये पैदा होता है कि मैं शाह फरमान को सुन रही थी, ये बिल्कुल कह रहे थे, मुल्क को इस वक्त किसी भी मुल्क को जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की आप बात करते हैं ना, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बंदा ना इस वक्त पैसे विड्रॉ करना चाहता है, ना इस वक्त पैसे लगाना चाहता है। उससे तो ये खौफ है कि उसने जो बैंक में पैसे लगाए हैं उसकी जमा, आपको पता है मुझे 10 लोग फोन करके पूछते हैं खुदा न खास्ता हमारे मुंजमन तो नहीं हो जाएंगे, हमारे अकाउंट तो नहीं चले जाएंगे, हमारे लॉकर तो नहीं सील हो जाएंगे हमारे, क्योंकि आपको पता है ना नवाज शरीफ साहब ने एक दफा डॉलर अकाउंट सीज किया था, तो क्या हुआ था पूरी दुनिया में हमारे साथ। तो ये रियलिटी है। तो इनके दौर में अक्सर मुल्क डिफॉल्ट होता रहा है। उस दिन जुबैर साहब मेरे साथ थे, मुझे अच्छी तरह याद है जब परवेज मुशर्रफ साहब आए थे तो उन्होंने अपना 12 या 8 नुकाती जो पाकिस्तान टेलीविजन से इजलास किया था, उसमें उन्होंने पहले यही कहा था ना 400-500 बिलियन रह गए थे उस वक्त भी हमारे रिजर्व्स में। देखिए इनको बैठना होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इनको बातचीत करनी होगी, अपनी अनाओं को साइड पे रखना होगा, इनको ये तस्लीम करना होगा कि खान साहब एक पॉपुलर लीडर है, किसी बारे में नवाज शरीफ भी थे, बहुत बड़ी बात है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है भाई, अवाम की मर्जी है वो किसी को पॉपुलर। अब पॉपुलर होने के लिए, कोई पॉपुलर चॉइसेस के लिए पॉपुलर इकदामात भी लेने पड़ते हैं जो उन्होंने लिए। देखिए इट्स द लव, इट्स नॉट द लव ऑफ द खान साहब सो मच सो दैट देयर इज अ हेट फॉर शरीफ अनफॉर्चुनेटली इन द कंट्री। पंजाब का जो सूबा है, जो गढ़ होता था, वो वाइप आउट हो चुके हैं। ये क्यों कराएंगे इलेक्शंस? ठीक है, ये तूल देना चाहते हैं, ये घसीटना चाहते हैं, कहीं से पैसे पकड़ के लाएंगे, कुछ उसमें पैसे डालेंगे इकोनॉमी को स्टेबल करने की, नाकाम को। लेकिन फिजा ये टेम्पररी चीजें होती हैं। कोई भी न्यूक्लियर ममालिक, कोई भी स्टेबल ममालिक इस तरह एडहॉक बेसिस पे नहीं चलते जैसे ये चला रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ठीक कह रहे हैं, इनका कोई भी आपस में बातों का कुछ भी नहीं मिलता ना, इन्होंने भी इलेक्शन में जाना है। अब ये जितना भी डिले कर ले, या तो ये मिरेकल करके कोई 6 महीने या 3 महीने डिले कर ले और उसके बाद कोई ऐसी मिरेकलस परफॉर्मेंस दे, ऐसी कि डॉक्टर फिजा और जैस्मीन मंजूर भी कहें कि बस जी ऐसी दूध की नहरें बह गई हैं कि अगले 10 साल के लिए इनको वोट दे दो। दे मस्ट परफॉर्म दैट वे। अब इनके पास एक लाख है नवाज शरीफ साहब। आज मैं सुन रही थी कि जी कानूनी माहिर कह रहे हैं कि हम अपनी कानूनी पेचियां दूर करके, ये अजीब बात है भाई। जब मर्जी एनआरओ ले लो, जब मर्जी हुकूमत में आ जाओ, जब मर्जी अपने केसेस खत्म करो। अवाम आदमी रुल गया है, ये केसेस खत्म कर रहे हैं बगैर किसी धड़ल्ले से, असेंबली में जाते हैं और साइन करते हैं और बस केसेस खत्म कर देते हैं। ठीक है जी, आप खत्म कर ले, नवाज शरीफ को भी वापस ले। मैं तो आना चाहिए उनको, मैं तो बिल्कुल इस हक में हूं कि उनको आना चाहिए, उनको आना चाहिए, अपनी कैंपेन चलानी चाहिए, इमरान खान के शाना बर शाना खड़ा होना चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पंजाब में, और फिर हल्ला बोल के दिखाएं तो पता चल जाएगा वोट किसका। अब ये 6 महीने डिले कर लें, 8 महीने कर लें, खुदा ना खास्ता जितना भी डिले कर लें, डॉक्टर फिजा इलेक्शंस होंगे एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान ये जितना उनको दीवार से लगाएंगे वो उतना ज्यादा जाके खान को वोट दे देंगे। एग्जैक्टली ठीक है जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं शाह फरमान साहब और जैस्मीन मंजूर साहिबा। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शाह फरमान साहब, ये जो तहरीक इंसाफ 20 दिसंबर तक क्या सियासी लाएमल इख्तियार कर रही है? क्योंकि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जी 20 दिसंबर से पहले असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, लेकिन एक जानिब ये भी सुनने में आ रहा है कि अंदर आपके ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फैसले के शायद हक में नहीं है कि असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए, और इस बात पर हुकूमत जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। क्या आपको समझ आता है कि वाकई जो असम्बलियाँ हैं ये वाकई तहलील हो जाएंगी? फैसला जो है इसमें कोई लचक भी हो सकती है या कोई और ऑप्शंस भी है खान साहब के ज़हन में? मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? क्योंकि नॉइज़ मुझे आ रही थी। जी देखिए ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर है। देखो ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जब एक
पॉलिटिकल पार्टी का एक मैनिफेस्टो, एक विजन होती है, और उसके अंदर हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम हुकूमत बराए हुकूमत इसलिए करें कि हम इक़्तिदार में रहें। हालांकि हमें कहा जाता है कि आपके कश्मीर के अंदर आपकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है आपकी हुकूमत, केपी के अंदर है, पंजाब के अंदर है जो सबसे बड़ा सूबा है। आप तो ज़्यादा फेडरल तो सिर्फ फेडरल हुकूमत है, लेकिन असल ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या हम ये तमाशा देखते रहें और पाकिस्तान नीचे जाता रहे? अब इसाक डार ने जो ड्रामा किया है, अगर आर्टिफिशियली आप डॉलर 220 पर रखे, 224 पर रखे और मार्केट में 250 का मिले, तो लोग बैंक के थ्रू क्यों भेजेंगे डॉलर्स? क्यों एक डॉलर के ऊपर वो 20-30 रुपए का नुकसान करेंगे? वो दूसरे चैनल इस्तेमाल करेंगे। जब दूसरे चैनल इस्तेमाल करेंगे तो डॉलर की शॉर्टेज होगी, जब शॉर्टेज होगी तो रिजर्व्स कम होंगे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमें तो दिन ब दिन पॉलिटिकली पीटीआई को तो फ़ायदा हो रहा है। देखो जो रिजीम चेंज हुई है उसके अंदर मार्च अप्रैल के अंदर उस वक्त हमारा ग्राफ कुछ और था। आज आप देखें तो हर हफ्ते हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, जैसे आपने खुद ही कहा, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। लिहाजा हम कभी भी इक़्तिदार बरा इक़्तिदार नहीं खेलेंगे। हमें ऐसी इक़्तिदार की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो केपी की हुकूमत हो, पंजाब की हुकूमत हो, जिधर भी हो। हम अगर पाकिस्तान नीचे जा रहा है तो हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे, हम इससे विथड्रा करेंगे, क्योंकि ये 13 पार्टियां जो उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स की है, उन्होंने एक दूसरे के मैनिफेस्टो के ख़िलाफ़ बातें की हैं, ये आपस में लड़ते रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मुझे तो 97 के इमरान खान की वो तकरीरें याद हैं कि वो हमेशा उन्होंने ये बात की है कि जब भी इनके ऊपर हाथ डाला जाएगा ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस वक्त ये अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। और जब हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं तो वक्त का तकाजा ये है कि हम एक बात, मैं आपने गड़ी के हवाले से बात की, मैं उन सब लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि एक बंदे के ऊपर जो सारी दुनिया और ख़ासकर पाकिस्तानी बिलियंस ऑफ रुपीस का ट्रस्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा चैरिटी वो जनरेट करते हैं, पीटीआई के लिए फंडिंग्स लोग करते हैं, उसने एक कानूनी तौर पर एक तोहफ़ा हासिल किया और अपनी ज़रूरत के लिए बेचा। कोई और मुल्क होता तो वो अप्रिशिएट कर जाते कि एक बंदा जिसने अपनी साबिका बीवी के अरबों के पैसे वापस किए, जिनके पास चैरिटी के अरबों के आते हैं, जिनके पास पार्टी फंड अरबों का आता है, करोड़ों का आता है, और वो अपनी ज़रूरत के लिए गड़ी बेचते हैं। और इस पर एतराज़ कौन करता है डॉक्टर फिजा? इस पर एतराज़ वो लोग करते हैं जिन्होंने करप्शन के पैसों से करोड़ों की गड़ियाँ पहनी है और वो ये एतराज़ कर रहे हैं। तो जिन्होंने गड़ी अपनी ज़रूरत के लिए बेची है उस पर एतराज़ हो रहा है, और जो कानूनी तौर पर हासिल की हुई गड़ी थी उन पर एतराज़ हो रहा है, और जिन्होंने गैर कानूनी पैसे कमाकर गड़ी पहनी हुई है इनको शर्म नहीं आती, वो गड़ी दिखा के उधर एतराज़ करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये उनका बड़ा पाना है। ठीक है जैस्मिन, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैस्मिन, एक जो घड़ी वाला मामला, इस पर भी मैं आपका तज्जिया चाहूँगी कि नाज़रीन तक पहुँचे कि आपकी इसमें क्या राय है। और वैसे भी कानून और आइन के मुताबिक जो चीज़ सामने कि अगर आप आइन के दायरे इख्तियार में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, अगर आप उसके लिए जो आप पैसे देते हैं और आप वो जो कीमत अदा कर देते हैं, उसके बाद फिर वो चीज़ आपकी हो गई, फिर आप आगे क्या उसको सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बेच सकते हैं नहीं बेच सकते, इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और किसी को भी क्लियर नहीं है कि आखिर ऐसा आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एथिकली गलत है, इस पे बहस हो रही है, या फिर कानूनी तौर पे भी गलत है, ये भी जरा क्लियर कर दीजिएगा। दूसरी बात है कि आपको लगता है कि वाकई दिसंबर में असम्बलियां तहलील हो जाएंगी, या कोई ब्रेक थ्रू भी आपको नजर आता है कि हो सकता है कि मामला सेटलमेंट की तरफ चले जाए, क्योंकि बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से भी बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं। नहीं डॉक्टर फिजा, मैं एक ऐड करूंगा, एक डॉक्टर जस्मीन साहिबा से पहले से एक बात ऐड करूंगा, वो ये है कि साथ ये भी शामिल कर लें कि जब लोगों ने जब 4 लाख की जूते होते हैं, जब 4 लाख के जूते होते हैं, 15 लाख का पर्स होता है, चोरी के पैसों से कॉस्मेटिक सर्जरीज की जाती है, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता।
ठीक है जी, ठीक है जी। जी जैस्मिन आपकी तरफ आ रही हूँ जी। डॉक्टर मैं इस पे कमेंट कर देती हूँ। देखिए मेरा ख्याल से ये कि बहुत ही इररिलेवेंट टॉपिक जो है इस वक्त डिस्कशन के लिए उठाया गया है और जान के इसको डिस्कशन के लिए प्रमोट किया जा रहा है। एथिकली और मॉरली ये कितना गलत है, इस पे मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाहती कि यहाँ पे मॉरल और एथिकल और करप्शन के इतने अंबार लगे हुए हैं, इतनी बदबू आ रही है, इतना गलत कि अगर एक शख्स ने अच्छा चले छोड़ दे, you think and I'm talking about the government thinks that Khan is very corrupt, let's assume, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह ट्विटर पे घड़ी ले ली, घड़ी को ये कर दिया, ओ घड़ी पहुंच गई, घड़ी आ गई। अरे भाई अगर कोई अरबों करोड़ों रुपए की कोई करप्शन एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपने दौर में की है तो बताओ, कोई मोटरवे बनाए हैं, कोई सड़कें बनाई हैं, कोई प्लाजे, ये होती है ना मेगा करप्शन। ये घड़ी की क्या करप्शन है? अगर खान के ऊपर और खान की टीम पे वाकई डॉक्टर फिजा बड़े पैमाने के करप्शन के केसेस होते, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये हुकूमत एक सेकंड भी ना चुप करती, ये सुबह से रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और नाचती रहती। तो ये मेरा व्यू है घड़ी पर। मॉरली एंड एथिक, अगर उन्होंने कोई लॉ बेंड किया, पैसे दिए, पैसे कम कराए ज्यादा, इट्स वेरी इररिलेवेंट, उनको तोहफा मिला, मैं समझती हूँ शायद उनको ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि खान का स्टैचर इन चीजों से शायद बहुत बड़ा है, ठीक है, बट लेट्स नॉट आल्सो फॉरगेट ही इज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है भाई, चोरी तो नहीं की ना, यहाँ तो एक प्राइम मिनिस्टर वो तुर्की हार दिया, वो घर ले गया, प्रॉपर तरीके से कीमत अदा करके चीज ली और उसको आगे बेच दिया। हाँ, वो बेचना तोहफे को, वो उस पे अलग बहस हो सकती है, लेकिन गैर कानूनी नहीं है। मैंने दे दी, मैंने बेच दिया, उससे उन्होंने कोई सड़क बनाई या उन्होंने कुछ किया या अपने पास या बनी गाली की सड़क बनाई, एज अ वजीर आजम एक ऑर्डर पे पूरी सड़कें बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, यानी कि उन्होंने करप्शन के पैसों से नहीं किया। चले ठीक है, घड़ी का मामला हो गया, एक इररिलेवेंट टॉपिक रात तक आपने उठाया है, घड़ी की शोर आप बजा रहे। देखिए 20 दिसंबर की मुझे लगता है डॉक्टर फिजा शायद नहीं होगी, ये मेरा जाती व्यू है। मुझे ऐसे लगता है शायद हम बजट तक खान साहब को रोकने की कोशिश की जा रही है। कुछ पार्टी के अंदर भी ये व्यू है, कुछ इत्तेहादी जो उनके हैं जैसे परवेज इलाही साहब, शायद वो भी उनको समझा रहे हैं कि पंजाब के अंदर कुछ ऐसे काम, देखिए अगर लॉजिकली स्पीकिंग तो परवेज इलाही का ये मौक़िफ़ गलत नहीं हो सकता। वैसे तो मुझे लगता है इमरान खान साहब ने वैसे स्वीप करना है, ठीक है, लेकिन अगर उसके तहत उनको गवर्नमेंट ली और वो कुछ एडिशनल बेनिफिशियल काम भी कर जाते हैं तो दिस इज एन एडेड बोनस। मुझे लगता है कि 2 असेंबलियां तहलील करके वापस उसी में आना, वफाक में इलेक्शंस ना होना, ये पॉलिटिकली मेस और बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन इससे ज़ाहिर हुकूमत को तो नुकसान है ही, पाकिस्तान को भी है ही है, लेकिन मुझे लगता है शायद खान साहब ये अभी इतनी जल्दी नहीं करेंगे। दैट्स व्हाट आई फील, बट देन एनीथिंग इज ठीक है जी, ठीक है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तो इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।